सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या पीडीएम इत्तेहाद की जो फिल्म है इख्तिताम के करीब है। पीडीएम में मकनातीस की हैसियत रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दुबई मुलाकातों पर नाराज़ थे, तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दबाव डाल रहे हैं कि असम्बलियाँ वक्त पर तहलील हों। अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभालने को भी मौलाना साहब एक सियासी गलती करार दे रहे हैं, जिसका सारा इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी साहब के सर पर डालते हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि ये गलती अब नहीं इन्हें याद क्यों आ रही है, पहले क्यों इनको नहीं लगा था गलत हो रहा है। और सवाल ये भी है कि 14 मई को इंतखाबात की जो सख्त मुखालिफत करने वाले मौलाना साहब, उनका एकदम से हम देख रहे हैं कि यू टर्न लेकर अब इलेक्शन कराने के लिए वो इतने हामी क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मौलाना साहब को इस किस्म का कोई खदशा है कि पीटीआई ने 9 मई को अपनी सियासत पर जो खुदकुश हमला किया था उसका इलेक्शन में जल्द अज जल्द फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, या फिर औरों की तरह उन्हें भी ये खौफ है, ये डर है कि कहीं सिरे से इलेक्शन कराए ना जाएँ, फिर क्या होगा। अच्छा, 2018 के जो इंतखाबात हमने देखा कि जेयूआई के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हुए थे, क्योंकि उसमें हमने देखा था मौलाना फजलुर रहमान साहब बल्कि पूरी पार्टी इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त से दोचार हुई थी, हार गई थी। तो क्या इलेक्शन को लेकर पीडीएम की जो हंडिया है वो क्या बीच चौराहे में फूटने वाली है? ये बहुत से सवाल हैं, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौफे आशिक अमान साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर एहतशाम साहब और शुएब शाहीन साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं डॉक्टर साहबा से शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि मौलाना साहब जिन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, ये पीडीएम इत्तेहाद बना, मौलाना साहब ने लीड किया, सब पीछे पीछे चले, बहरहाल पीटीआई की हुकूमत चली गई, ये लोग हुकूमत में आ गए, उन्हीं मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया दुबई की मुलाकातों पे। फिर मौलाना साहब का गिला यहाँ तो बजा है, मुझे तो हमदर्दी हो रही है मौलाना साहब से यहाँ पर कि उनको एतमाद में लिया ही नहीं गया। वो गिले शिकवे कर रहे हैं, हर्ट हो गए हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, नाला भी हो रहे हैं, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, सियासत के अंदर जो रवैये हैं वो सूरत हाल और हालात के मुताबिक बदलते हैं, और सियासत जो है वो नाम ही बहते दरिया का है। अगर सियासत के अंदर वो बयानियाँ ठहर जाए, सियासी रवैये एक जगह मतलब स्टिक कर जाएं, तो सियासत जो है उसको भी जंग लग जाता है, और जहाँ पे बहाव रुक जाता है वहाँ पे जोहड़ बनते हैं, और जोहड़ आपको पता है कि बदबूदार पानी का एक माजका बनती है। तो सियासत के अंदर भी ये उतार चढ़ाव, बयानी आगे पीछे, कभी आप फ्रंट फुट पे हैं, कभी आप बैक फुट पे हैं, कभी आप लीड कर रहे हैं, कभी आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक सियासी अमल है। हाँ, अलबत्ता जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तड़प, इस्तराब और इस वक्त गमो गुस्सा है, उसको देख के तो अंदाज़ा होता है कि मियाँ साहब को कोई ना कोई ऐसा धचका पहुँचा है कि जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। और देखना ये है कि केपीके के पॉलिटिकल लैंडस्केप में जहां उनको अकोमोडेट किया गया, और इस वक्त वो बिल्कुल फुल्ली एम्पावर्ड होके उस सूबे के वसाइल को जिस तरह से माले गनीमत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप पे वो जो कब्ज़ा करने की उनकी ख्वाहिश है, वो उस पर अमल दरामद होता उन्हें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये सारा एक जो आपको नज़र आ रहा है इस्तराब, ये उसका एक यकीनी रद्द अमल है। दूसरी बात आपने जो की है कि कैसे ये अगले वाला जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या आने वाला सियासी मंजरनामा है उसको किस तरह से देख रहे हैं, तो देखिए जो सियासी मंजरनामा जिसका स्केच है वो तो पाकिस्तान के आइन ने कर दिया हुआ है। सियासी जमातें या हुकूमतें जो है उसमें रंग भरा करती हैं, और उस आइनी स्केच के अंदर जो है वो टाइम फ्रेम तय है। अब उस टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा जो कलरफुल एक रोड मैप है कि कब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है और कब अल्टीमेटली वो इलेक्शन का दिन आना है, तो ये उस सियासी मंजर के अंदर रंग भरा जाना है जब आपकी ये मौजूदा हुकूमत जो है वो रुखसत होगी। तो जब तक इनकी रुखसती नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो है वो एक अभाम की शक्ल में एक ओवरऑल क्यास और
क्या सराइयों के साथ जुड़ा एक नैरेटिव है जिसको आप चलाते रहेंगे। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को वक्त से पहले फ्रंट फुट पे आके सीना तान के वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहिए कि भाई हमें जो आइन ने प्रोटेक्शन दी, शेल्टर दी, उस आइनी मुद्दत के अंदर रहते हुए हमने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा की, इसका फ़ैसला अवाम को करने दे इलेक्शन वाले दिन। लेकिन हम उन आइनी ज़िम्मेदारियों को अदा करके जा रहे हैं और फ़लाँ दिन से जो है ना केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और इलेक्शन कमीशन से हम कहते हैं कि वो एक आज़ादाना मुनसफ़ाना इलेक्शन को इंश्योर करे। ये तो है एक आइडियल सिचुएशन। ठीक है जी। ये तो वो तवक्कुआत, ख्वाहिशात और उम्मीदें हैं जो मुझ समेत पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम लगा के बैठे हैं। लेकिन जो मिजाज और जो अमल जो है आज मैं देख रही हूँ कि अगर इन्होंने वाकई 8 अगस्त को जाना है तो फिर ये 61 अरब के फ़ंड जो हैं उन अपने पार्लियामेंटेरियंस को किस तरह से ये जारी कर रहे हैं। 61 अरब का फ़ंड एक मेहमान हुकूमत जो 1 महीने से कम टाइम के लिए मेहमान है, वो मेहमान हुकूमत जो है 61 अरब के फ़ंड देने की मिजाज नहीं है। और वो क्यों देना चाहती है, इसके पीछे फिर मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको देखते हुए, चूँकि एक तरफ हम IMF के पास एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये 61 अरब रुपया जो है वो बंदर बांट कर रहे हैं और उसको एक सियासी रिश्वत के तौर पे उन पार्लियामेंटेरियन के हलकों में आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो 61 अरब रुपया उड़ाना चाहते हैं, जो कि हर एक को पता है कि ये लेस देन अ मंथ जो रह गया हुकूमत का, इसमें तो इनकी वो टेंडर प्रोसेस ही नहीं होना। ठीक, तो ये पैसे जो है वो ठीक है। एक और सवाल उठता है ना डॉक्टर साहब, ये फोटोशूट, आपकी इजाजत से मैं बाकी मेहमानों को अगर आप कहें शामिल गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर साहब एक और सवाल आपके जवाब में से एक सवाल उठता है। ठीक है, बैरिस्टर तशाम साहब आप डॉक्टर साहब को भी सुन रहे थे, इन्होंने एक सवाल उठाया है, इसमें से एक और सवाल भी तो निकलता है कि जो फंड्स की बात हो रही है, अब एक मतलब ये हुकूमत मेहमान रह गई है, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना है, बहरहाल तो जो फंड्स दिए जा रहे हैं ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्या सोच समझ कर दिए जा रहे हैं, क्या इलेक्शन का मूड है भी आगे, या यहाँ पे तो कुछ भी 11th आवर पे चेंज हो जाता है? जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं, ज़राए से हमारे तक तो ये खबर पहुंची है कि दोनों का इत्तेफाक हो गया है कि 2023 में इलेक्शंस होने चाहिए। अब उसमें जो 61 अरब रुपए की बात की जा रही है, उसमें ये देखें डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि PDM की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल से ऊपर का कुछ अरसा जो है, उसमें सियासी तौर पे ये गैर मकबूल तो बहुत हुए हैं, तो अब उसको किस तरह से डैमेज को थोड़ा कंट्रोल करना है, उसके लिए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने 61 अरब रुपए के फंड्स अभी हल्कों में। अब जो फिरदौस साहिबा कह रही थी, इनका जो एतराज़ है वो भी बजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 60-61 अरब रुपया अभी अपने सियासतदानों को दे भी देते हैं हल्कों में लगाने के लिए, तो उसके बावजूद डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में जो तनज़्ज़ुली और जो बिगाड़ पैदा हुआ है मईशत में और सियासी तौर पे जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और जो हालात व वाक़यात अदरवाइज हैं, वो इतने गंभीर हैं और इतने संजीदा हैं, जिसकी वजह से अवाम इतने रंजीदा हैं कि 60-61 अरब रुपए से मेरा नहीं ख्याल इतना कोई भला हो सकता मौजूदा हुकूमत का, अगर ये समझती है कि ये हम पैसा लोगों को देंगे, वो अपने हल्कों में लगाएंगे और वो फिर सीट निकाल लेंगे बड़े आराम से, तो ये इतना आसान अभी इस वक्त है नहीं। और जहाँ तक बात है मौलाना फजलुर रहमान की, मौलाना साहब की ज़राए से हमारे तक ये खबर है कि उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि उनके पास 3 वजारतें हैं और एक डेप्यूटी स्पीकरशिप है, तो वो चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म ही ना हो, ये आगे चलती जाए। तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने आपस में इकट्ठे बैठ के हमें माइनस करके इलेक्शन का फैसला किया, तो किया कैसे? और उनकी ख्वाहिश ये है कि ये असेंबली मजीद 1 साल चले। अब आइन इसकी इजाज़त देता है, नहीं देता है, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता? कानून देता है, नहीं देता, उसने क्या, उन्हें लगता है कि पंजाब में डिले हुए हैं, KPK में डिले हुए हैं, तो वफाक में भी आम इंतखाबात भी डिले हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ा? थोड़ी सी और खापा डाल जाएगी, कुछ लोग और तनकीद कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड लिया है
और वो ये चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो, क्योंकि आगे हुकूमत के ख्वाब वो भी देख रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब भी देख। ठीक है जी, ठीक है। शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस पर क्लियर स्टैंड लिया है। पीपल्स पार्टी बहरहाल बहुत से मामला में हम देखते हैं कि बड़ा क्लियर स्टैंड लेती है, लेकिन एक इशू पर तो खुलकर हम देखते हैं कि बिलावल साहब भी बोलते रहे नैब के हवाले से कि नैब को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नैब में जो कि सियासतदान हमें बताते रहे कि जिस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ग्रजेस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखने में भी आया है, साबित भी होता है इस तरह कि जो हुकूमत में होता है वो फ़ायदा ले जाता है, जो अपोजिशन में होता है उस पर धड़ाधड़ केसेस बन रहे होते हैं, निकलता उसमें से कुछ भी नहीं। अभी ये ताज़ा तरीन जो तरामीम हुई हैं ये नैब में, तो ये ऑर्डिनेंस में, तो ये ज़रा बताइएगा शोएब शाहीन साहब, इसका फ़ायदा क्या होगा? वो जो 14 दिन किया था 90 से, अब आप 14 दिन को ये लोग दोबारा 30 दिन पे लेकर जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, मैं इस डायरेक्ट सवाल पे नैब अमेंडमेंट की बात पे आने से पहले ऑर्डिनेंस का मैं एक आध बात करना चाहूँगा। ये जो दो खानवादे लंदन में या दुबई में बैठ के जो फैसले कर रहे हैं 25 करोड़ आवाम की किस्मत का, इससे बड़ी बदकिस्मत कौम हमारे मुल्क की और क्या हो सकती है? क्या लोग इस पे ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के फैसले कम से कम पाकिस्तान में तो कर लो। ये अलग बात है कि हमारी सियासी अशराफिया यहाँ सिर्फ डेपुटेशन पे आती है इक़्तिदार संभालने के लिए, और जब इक़्तिदार का इनका दौरानिया ख़त्म होता है तो इनको इलाज हो, इनके बिजनेस हो, इनकी रिहाइश हो, इनकी अयाशियाँ हों और ठाट बाट हों, इनको वो पाकिस्तान से बाहर चाहिए। ये आवाम देख रही है, और पिछले 14 महीनों की जो इनकी कारकर्दगी है उसके लिए जब ये पब्लिक में जाएंगे इनको उस वक्त पता चलेगा कि कितनी बेरोज़गारी है, कितनी महंगाई है और किस कदर लोग बदज़न हैं और कितनी अफरा तफरी है और कितना इंतशार का शिकार है हमारा यंगस्टर्स, हमारा यूथ और हमारे आम आवाम और आम लोग। और इसके साथ साथ बहुत सारी बातों के साथ एक बात सिर्फ फजल रहमान साहब सिर्फ बंदर बांट में अपनी हिस्सादारी चाहते हैं। फजल रहमान साहब आज तक तो मुस्तकिल बुनियादों पर पिछले 14 महीनों से ये कहते आए हैं कि कोई इलेक्शन हमने इसमें नहीं कराना, हमने आगे एक्सटेंड करना है और हम एक्सटेंड कर सकते हैं हुकूमत को। और आज उनका पूरा यू टर्न लेके कहते हैं हम तो पहले दिन कहते थे कि इलेक्शन करा दें, फिर ये कहते हैं कि हमने तो इस दौरान कह दिया था कि इलेक्शन जनाब ये 2023 में ही हो। उनकी किसी बात को संजीदगी से लेना ये हम लोगों की फिर बेवकूफ़ी होगी। वो एक बात जो करते हैं उसके पीछे उनका मकसद जो होता है, जिनको वो सुनवाना चाहते हैं उन तक वो जवाब पहुंच जाया करता है। अब जहां तक इस ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, देखें पिछले साल जो नैब तरामीम इन्होंने की, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पूरे 14 महीनों में जो पार्लियामान ने काम किया है सिवाय पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जिसके ज़रिए अपने आप को या अपने लीडरों को फ़ायदा पहुंचा सकें, वो लेजिस्लेशन की है। उसकी मैं 1 मिनट में वाज़ेह मिसाल दे दूं। नैब लॉ अमेंड किए, इनके अपने जो लॉ मिनिस्टर हैं, इनके वकील थे, सारे मुकदमात अपने सामने रखे और मुकदमात को किस तरह हम जान छुड़ा सकते हैं उनको, और जो आगे रेफरेंसेज अंडर ट्रायल आ सकते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त PDM या पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपने मुकदमात सामने रख के और नैब लॉ को तरमीम कर दिया। दूसरा, उसके बाद भी 3 दफ़ा तरामीम की मुख्तलिफ औक़ात में, लेकिन ये कवानीन की तब्दीली नहीं की। अब उसके बाद उन्होंने ECL से अपने नाम निकाले, ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म किया, इलेक्शन एक्ट को तब्दील किया जिसमें नाअहली 5 साल के लिए कर दी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और एक्ट जो पास किया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर और ये ऑर्डिनेंस, ये सारे पर्सन स्पेसिफिक सिर्फ अपने मफादात के लिए। डॉक्टर साहिबा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहिबा मौलाना साहब ने ये भी फरमा दिया है कि जी बहुत बड़ी गलती की थी, हुकूमत को संभाल कर इत्तेहाद बना इतनी जमातों का, तो कहते हैं गलती थी और सारा जो मलबा है ये बेसिकली उन्होंने जरदारी साहब पर डाल दिया है कि ये सब कुछ जरदारी साहब के कहने पर किया और ये गलती थी। तो मुझे तो याद है कि मौलाना साहब तो जो इस्तीफ़े हैं सबके, वो दिलवाने पर सबसे ज़्यादा वाजिद मौलाना साहब ही थे, PDM इत्तेहाद की आपको लीड इन्होंने किया, आगे आगे यही थे। और सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहिबा, एक नफ्सियात होती है कि आप अपनी जितने भी मसाइल हैं, आपसे जितने भी आपके बुरे अमाल भी हो गए, गलतियां भी हो गई, आप सीखते हैं, उससे लेसन मिलता है आपको, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरे पर जो मलबा डालते हैं कि तुमने फलां के कहने पे कर दिया था, फलां ने मुझे कह दिया, तो आप रोटी को चोची कहते थे। जब आप दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं, तो आप प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं। देखिए फ़िज़ा, जो दूर के ढोल हैं वो हमेशा सुखाने लगते हैं, और जो बाहर बैठ के यानी अपोजिशन के रोल में हुकूमतों को देखते हैं, वो देखने की ऐनक और होती है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो वो लेंस चेंज हो जाते हैं। मौलाना साहब की जो हुकूमत गिराने के बाद हुकूमत के साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं वो किसी हद तक तो पूरी हुई, लेकिन 100% एब्सोल्युटली ज़ाहिर है उनकी निगाहें
ऐवान सदर पे लगी हुई हैं और वो आज भी अपने आप को ऐवान सदर तक रसाई चाहते हैं। और ऐवान सदर तक रसाई लेने के लिए अब उन्हें फिर कोई ना कोई कंधे के वो मुतलाशी हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी जिनको वो कंधों पे बिठा के लेके आए थे, अब वो ऐवान सदर तक उन्हें अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये वो अंदर का करब और दर्द है जो मौलाना साहब की ज़ुबान पे आ रहा है। अब देखना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये धींगा मुश्ती की सियासत यानी जो हम है, कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि मौलाना साहब सबके हाथों इस्तेमाल हो गए। हमें देखिए ये तो उनको पता होगा कि वो इस्तेमाल हुए हैं या उन्होंने किसी को इस्तेमाल किया है, को देखते हुए ये तो वो जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, ये जो हमारी इकॉनमी के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है IMF की शक्ल में, और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मुसलमान ब्रादर ममालिक जो हैं और चाइना समेत सब ने हमें सहारा दिया और हमारी उखड़ी सांसें जो हैं वक्ती तौर पे बहाल हुई हमारी मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुआशी महाज पे हमारी जो सांसें आर्जी तौर पे बहाल हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मईशत जो है वेंटिलेटर से बाहर आ गई है। हम स्टिल उसी वेंटिलेटर पे हैं। ये वक्ती रिलीफ है, ये एक स्टीरॉयड डोज है या एक आप कह लें कि वक्ती सतह पे आपको एक उस तकलीफ़ से अफाका हुआ है। लेकिन वो जो कैंसर है आपकी मईशत को लगा हुआ, जो आपके वजूद के अंदर सरायत कर गया हुआ है, और वो कैंसर है आपकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, वो अभी तक आपके वजूद से माइनस नहीं हुआ। पाकिस्तान के वजूद को उसने पहले भी खोखला किया है और अभी भी उसी वजूद को वो जिस तरह से दीमक की तरह चाट रहा है। और इस 1.5 साल में उस कैंसर ने ज़्यादा तबाहियाँ की हैं और आवाम को ये दुख नहीं है कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए या हमें रिलीफ नहीं मिला। आवाम को ये दुख और तकलीफ है और परेशानी है कैंसर का इलाज कौन करेगा? जिनसे हमने तवक्कुआत लगाई, जो साहब फिजा जो साहब इक़्तिदार और जो साहब इख्तियार थे, उन्होंने अपने मर्ज़ का इलाज तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक इस अवाम के दर्द का कोई भी इलाज वो नहीं ढूंढ सके, और जिसकी वजह से वो इज़्तिराब और वो अवाम के अंदर बेचैनी जो है वो हर आने वाले दिन में बढ़ रही है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक, ब्रेक के बाद नाज़रीन तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, मुलाकातों की शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा बैरिस्टर शाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो आवाम में बेचैनी बढ़ रही है, बिल्कुल सही ऐसा ही हो रहा है, तो आवाम तो वाकई बेचैन है, बड़ी मायूस सी है कि हम उम्मीद किससे लगाएं। ये जो इलेक्शन जब होते हैं, वोट दिया जाता है, ये नुमाइंदगान जब असम्बली में जाते हैं तो ये आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए जाते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, आवाम के लिए वहाँ जाके बात करनी होती है। वहाँ पर आवाम के लिए तो वाकई बात नहीं हो रही होती। किसी को बात किसी की बुरी लगी तो वॉकआउट कर दिया, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वहाँ पे हमने ऐवान को मछली मंडी बने हुए भी देखा है। आवाम के टैक्स के पैसों से वो इजलास होते हैं लेकिन बेनतीजा साबित होते हैं। हाँ, लेकिन अपने मकासद के लिए अगर कोई बिल मंजूर करना हो तो वो हो जाता है। तो फिर आवाम मायूस रहे, बेचैन रहे, बेबस रहे। ये जो बाइख्तियार लोग हैं, इनको देखकर खुद अपने आप को बेख्तियार महसूस करती चली जाए। क्या देखते हैं आप आगे जाके, कोई उम्मीद है? आजकल के तो जो हालात हैं उसमें मैं लोगों में बड़ी मायूसी देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे सोशल सर्कल में बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें से जो स्पेशली बाहर से पाकिस्तान वापस आए थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान क्योंकि अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट मेकिंग का, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनमें से बहुत सारे लोग अब मुझे कहते हैं कि यार बड़ा गलत डिसीजन हो गया, तो हम तो अब वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ जमूद का शिकार हो गया। एक रियल एस्टेट सेक्टर था, उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी उसमें भी हालात बड़े अजीबोगरीब हैं, मार्केट स्लो है, लोगों की सेल नहीं हो रही है। तो जो आम आदमी है, मैं कल कराची की एक वीडियो देख रहा था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है। वो एक शख्स ने निकाब पोश ने आके फायरिंग की है, दुकानदार को मार दिया, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था 8-9 साल का।
हाँ। वो जो सीसीटीवी फुटेज आई है वाकई की, उसमें वो बच्चा हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर रो रहा है और साथ साथ इल्तिजा कर रहा है वहां पर मौजूद लोगों से कि उसके बाप को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन वो लोग आते हैं, दुकान की जो शेल्फ है उसके ऊपर से झांकते हैं और वापस चले जाते हैं, और ये सिलसिला जारी है और कोई आगे बढ़ के रेस्क्यू नहीं करता। तो अवाम को भी जरा अपने कैरेक्टर के हवाले से या अपना जो रवैया, एटीट्यूड है उसके हवाले से मेरे ख्याल में कुछ बातों को दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। अगर अवाम को उनके हकूक चाहिए तो वो इस तरह से तो नहीं मिल सकते हैं कि आप तमाशाई बन के सारी सूरत हाल देखते रहें। आपने जाहिर बात है फिर कोई ना कोई स्टैंड लेना है, और वो पॉलिटिकल स्टैंड ही है, कानूनी है, आईनी है। आपको स्टैंड लें, अपने राइट की बात करें, अपनी गवर्नमेंट को कहें कि जी आपके ये बुनियादी हकूक हैं, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी है दैट इज नेवर एन ऑप्शन। अगर आप डिसअपॉइंट होकर मिसाल के तौर पे घर में बैठ जाएं और कहें कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर इस तरह तो नहीं होता, और ऐसे होता भी नहीं है। और कोई भी मुआशरा इर्तिका के प्रिंसिपल या असूल से मुबर्रा नहीं है। ये तारीख गवाह है, अच्छे बुरे वक्त आते हैं और गुजर जाते हैं, और मुआशरे आगे भी जाते हैं और उनको रिवर्स गियर भी लगते हैं। और अगर कोई ये समझता है, और मौजूदा हुकूमत में मुझे लगता है कि इनको ये लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। मुआशरे जमूद का शिकार नहीं होते हैं। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। तो वो चेंज तो होना ही है, वो आज हो, कल हो, परसों हो या 2 दिन बाद हो, तो वो हो ही जाएगा। और तब तक के लिए लोगों को अपने हक की बात करनी चाहिए, हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहिए कानूनी इखलाकी तौर पे। आजकल तो हम वैसे ही डरते हैं कि प्रेशराइज करने की बात करें तो कोई गलत मतलब ही ना निकाल ले उसका। तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपने हक की बात करें और हुकूमत से अपना हक मांगें, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसके हवाले से बात करें। ठीक है, हक के हवाले से बात हो रही है। तो शुएब शाहीन साहब, ये नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल किया जाता है और अब नाअहली उनकी ख़त्म हो जाती है और वज़ारत उज़्मा के लिए दोबारा से उनको बतौर उम्मीदवार भी देखा जा रहा है। अब बहुत से सवाल एहतसाब के अमल पर खड़े हो जाते हैं। आपको ये हामिद खान साहब का बयान भी याद होगा, इंकशाफात बल्कि जो उन्होंने किए कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो पहले से तय थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस्तेमाल हो गया, ये उन्होंने बोला। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है शुएब शाहीन साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी जो, अगर आप ट्रू सेंस में पूरा आप इंटरव्यू देखें तो उनका ये कहना एक्चुअल उनको ये नहीं कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि इवेंट्स इस तरफ शो कर रहे हैं, और दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो रीजंस देनी चाहिए थी, वो जो रीजंस बनती थी वो रीजंस नहीं है। बल्कि मैं तो ये, इसमें मेरी तो राय ये है कि ये तो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा दिया गया कि वो रीजन दी गई कि जो जस्टिफाइड नहीं थी। भाई जब देखें एवन फीड अपार्टमेंट आज भी वो वहाँ रहते हैं, उसके उन्होंने ना उसको डिस्क्लोज़ किया, ना उसके बारे में कोई रीजंस दी हैं उन्होंने कि भाई ये किसका है, उसकी, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उस वक्त तो एडमिटेड था, उन्होंने कह दिया था कि हाँ जी हमारे हैं, हमारी फैमिली के हैं, और उसके बाद एक कतरी ख़त आके दे दिया। अब कतरी ख़त की तो कोई लीगल वैल्यू नहीं थी, उसके बावजूद कोर्ट ने कहा है कि ठीक है जी JIT करा लें, और JIT की रिपोर्ट्स भी सारी सामने आ गई। और आज भी आप देख लें, 4.5 साल से वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देख के। और अच्छा शुएब शाहीन साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपसे एक सवाल है, जरा क्लियर कीजिएगा, बैरिस्टर शाम भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, मुझे चीज़ समझाइएगा। मुझे याद है जब ये PTI के दौरे हुकूमत था तो आए रोज़ हम देखते थे शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आकर बता रहे होते थे बगला नंबर किसका है, अगली बारी किसकी है, अब किसको पकड़ा जाएगा, किसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जब इन पर आया ये सारा मामला, जब ये सिचुएशन यहाँ पर आई कि अब इनके लोग जब गिरफ्तार होते थे तब ये चीखने चिल्लाने पर आ गए। तो जब एहतसाब का अमल कोई हुकूमत में होता है तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुखालिफिन के खिलाफ, जब वही ऑपोजिशन में होता है, जब दूसरा हुकूमत में आता है, चले मान ले 2 सेकंड के लिए मान ले कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि आपने उनके साथ किया, वो आपके साथ करें, 1 सेकंड के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं। तो फिर जब कोई ऑपोजिशन वाला हुकूमत में होता है, जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है, तो तब उसको बड़ा मजा आ रहा होता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और इस काम के लिए नैब माजी में भी इस्तेमाल हुई है। 99 में जिस वक्त बनी गई थी, इसी नीयत से बनी गई थी। हो सकता है उनकी नीयत बनाते वक्त ठीक हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपने देखा पैट्रियट्स कैसे बनी थी और आज तक इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रही हूँ, जैसा कि जब PTI की हुकूमत थी तब केसेस बनते थे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता था, फवाद चौधरी आते थे, आके कहते थे अगली बारी इसकी होगी।
तो डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती कि जब जो हुकूमत में होता है उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, केसेस बन रहे, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और पहले से बताया जा रहा होता था, हालांकि कहा जाता है इंडिपेंडेंट इदारा, तो इंडिपेंडेंट इदारे का ख्वाब आ जाता था फवाद चौधरी साहब को, या जो भी आके बयान देता था कि शहबाज गिल साहब कि ये अब फलां की बारी है, फलां की बारी है। ये लोग तो खुद फिर लोगों के जहनों में शकूक व शुबात डालते हैं इदारों की इंडिपेंडेंस के बारे में कि इदारे कितने आज़ाद हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जब ये इनके घेरा तंग होता है तो तब सबकी चीखें निकल आती हैं। ये क्या वजह है? इस मामले में तो फिर सबको एक पेज पर होना चाहिए। फिजा, पहली बात तो ये है कि जो तला हकीकतें हैं उनसे आप इनकार नहीं कर सकते, और तला हकीकत ये है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, इनकैपेबिलिटी होती है, जब उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब वो डिलीवर नहीं करती, परफॉर्म नहीं करती, और जिस कमिटमेंट और मैनिफेस्टो पे वोट लेके आई होती है वो मुल्की मफादात और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाती है, और जब वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप उसके पिलर्स अगर देखती हैं तो पॉलिटिक्स, डिफेंस एंड इकोनॉमी, ये उसके मेन पिलर्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं उस स्ट्रक्चर के, जिसको कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कहते हैं आप। तो जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो डिफेंस ऑफ द कंट्री जो है उसको मिलान करती हैं, और जब इकनॉमिकली जो इस तरह से आप शटर डाउन कर देते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते, और उस मुल्क की अपनी सलामती ख़तरे में पड़ती है, और एक ऐसा क्यास और अनरेस्ट जन्म लेता है, तो उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस डिफेंस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए, उस मुल्क के वजूद को बरकरार और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फिर कहीं ना कहीं अगर वो ओनरशिप देते हैं तो दैट इज़ नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉट फॉर पर्सनल गेन्स, दैट इज़ नॉट फॉर पर्सनल काज, दैट इज़ फॉर नेशनल काज। और नेशनल काज जो है उसको हर हाल में मुकद्दम रखा जाता है। ये हमारे हीले बहाने हैं, ये सिर्फ हम अपने आप को स्केप गोट बनाते हैं किसी ना किसी को कि जनाब हम ये परफॉर्म करने लगे थे, फ़लाँ ने हमें रोक दिया। किसने रोका? हमें 4 साल तो किसी ने नहीं रोका, बल्कि हमारी तो हर हाल में सहूलतकारी हुई। मैं उस कैबिनेट के अंदर, मैं उस टीम के अंदर, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो ईयर्स एंड आइज़ होता है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर के करीब रहते हुए चूँकि मैंने तो काम कर लिया, बहुत सारे लोगों ने जो उनके साथ काम किया उनका तो शौक हो गया पूरा, उन्होंने तो देख लिया कि वहाँ पे बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो इनकैपेबिलिटी थी वो किस तरह से झलकती थी, और हर अमल जो था वो तमाम पॉलिसीज़ जो अवामी और मुल्की मफाद में थी उस पर अमल दरामद किसने करवाना है, आपका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को हेड कौन करता है। ये सारे हमारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। जब आपकी पुअर परफॉर्मेंस होगी, जब आपकी सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, मुझे पता है कि हुकूमत में होते हुए 12 इलेक्शन हम उस बाई इलेक्शन के अंदर बुरी तरह हारे थे। अगर हम इतने पॉपुलर लोग थे, हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी, हम इतना अच्छा आवाम को रिलीफ दे रहे थे, तो फिर हमें वो इलेक्शन तो नहीं हारने चाहिए थे, क्योंकि हुकूमतें हमारी थी सूबे के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। लेकिन वजह ये थी कि अवाम हमसे नाराज़ थे क्योंकि हम अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए। ठीक, बैरिस्टर शाम आपका लास्ट कमेंट। मैं ये कह रहा था कि वो जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपका सवाल था ना, आपने कहा कि वो पीटीआई के दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई ये कहे ना कि पीटीआई के दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई ही नहीं थी तो ये गलत होगा। अगर कोई ये कहे कि आज के दौर में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो वैसी है जो पीटीआई के दौर में हुई थी तो ये भी गलत होगा। द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के दौर में कुछ गलत नहीं हुआ था, चीजें कुछ गलत हुई थी और हमने उसके ऊपर तनकीद भी की थी, लेकिन इस दौरे हुकूमत में तो हद ही हो गई ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो दोनों का आपस में कंपैरिजन ये नहीं बनता कि जी वहां पे भी ये हुआ था तो एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे तो जो कुछ हो रहा है वो उसकी हार्डली कोई नजीर मिलती है या प्रेसिडेंट मिलता है माजी में जो कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर। तो ये फर्क है मेरे ख्याल में।
और आगे इलेक्शन के हवाले से भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो हुकूमत को ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं, बैरिस्टर साहब की असम्बलियाँ कब्ल इस वक्त तहलील कर दी जाएँ ताकि वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो आपको लगता है कानून तो इसकी इजाज़त देता है, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं? नहीं, लेकिन कितना वक्त ज्यादा मिल जाएगा फिजा? महीना एक ज्यादा मिल जाएगा। वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 रोज में इंतखाबात कराने। मैं कहती हूँ जिसको ज्यादा वक्त चाहिए वो कहते हैं एक हफ्ता और मिल जाए, आप महीने की बात करें। जी जी, उसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा उसके अंदर? एक महीने में क्या हो जाएगा? आपको लगता है कि अगर 60 दिन की बजाय 90 दिन इंटरिम सेटअप रहेगा तो क्या लोग शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को भूल जाएंगे, या लोगों को मियां नवाज शरीफ बिल्कुल एक मसीहा नजर आना शुरू हो जाएंगे? 30 दिन में इतनी गोल्डफिश मेमोरी तो नहीं है मेरे ख्याल में इस कौम की, तो वो चाहे 60 दिन में इलेक्शन हो या 90 दिन में इंतखाबात हो, मेरा ख्याल है जो नतीजा आना है वो तो आना ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नतीजा जो अवाम चाहते हैं कि आए वो आना चाहिए। अगर उसको आप मैनेज करेंगे तो फिर तो जो मर्जी नतीजा ले। ठीक है, डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब और शुएब साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मुलाकातों की ब्रेक के बाद मईशत के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे खुर्रम शहजाद साहब। वेलकम बैक नाजरीन। IMF की जो चाबी है वो हाथ आते ही मईशत पर बंद दरवाजे जैसे कह लें कि एक एक करके खुलते चले जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रेटिंग बेहतर की तो सऊदी अरब से $2 अरब भी आ गए। अब उम्मीद ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी जल्द $1 अरब मिल जाएंगे। अच्छा, इन बातों से रुपये को जो हम कहते हैं कि हौसला हुआ और डॉलर जो है वो ₹1.25 घटकर $278.57 पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट में जैसे कह लें कि शादियाने बजने लगे हैं और इंडेक्स 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। मगर सरमायाकारों का जो हम कह लें कि अभी तक दिल नहीं भरा है। कल IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद $3 अरब जो कर्ज की पहली किस्त थी उसकी राह भी हमवार होती चली जाएगी और माशी सतह पर ये अच्छी खबरें हैं और एक अरसे बाद देखने को मिली हैं। यकीनन आप कह लें कि एक बड़ा चैलेंज इस बहाली को माशी इस्तेहकाम में बदलना भी है और नई हुकूमत आते ही IMF से एक और कर्जे के हसूल पर काम भी करेगी। अगर मजबूत मईशत की बुनियाद रखनी है तो माजी को भुलाकर नई सोच के साथ और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना होगा और नई हुकूमत के कंधों पर मईशत को दुरुस्त करने की जो भारी जिम्मेदारी है वो भी यकीनी तौर पे ज़्यादा होगी। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मर्चेंट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़िशान साहब, ये जो नई हुकूमत है उसके कंधों पर यकीनी तौर पर जो मईशत को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त समत में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, तो तमाम जो सियासी जमातें एक मुस्बत सोच के साथ मईशत को सामने रख कर यकीनी तौर पर अपना मंशूर बना रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी हालिया जो भी इक़दाम लिए गए हैं जिसकी वजह से हमें जो ये IMF का जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हमारा ये हो गया है, इससे न सिर्फ एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो वापस आ रहे हैं। जैसे आपने खुद अपने इब्तिदाइया में बताया कि फिच ने भी जो है पाकिस्तान की रेटिंग को जो है एक इम्प्रूव कर दिया, एक अदद और इम्प्रूव हो गई है और उसका इम्पैक्ट आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने भी फौरन लिया। और जब ये इसकी जो IMF के साथ एग्रीमेंट की खबर आई थी तो उसने जो आपकी फॉरेन करेंसी मार्केट है उसने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया था। तकरीबन 11-12 रुपए एक दिन में डॉलर कम हो गया था। उसके बाद कुछ ज़रूर बढ़ा, लेकिन आज आप देखिए कि जब ये खबर आई कि जो है सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिए हैं, उसके बाद एकदम से जो है न सिर्फ स्टॉक मार्केट ने जो कुछ दिनों से वैसे ही बहुत पॉजिटिव चल रही थी, आज उसको मजीद पॉजिटिव इम्पैक्ट उसमें नजर आया, बल्कि रुपए भी जो है तो तकरीबन $1.5 के करीब जो है रुपए की वैल्यू इन रेफरेंस टू डॉलर जो है वो मजबूत हो गई। तो ये ओवरऑल जो है ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और यही वो चीजें हैं जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है सेंटिमेंट्स पे, और जब नेगेटिव सेंटिमेंट थे तो आपने देखा कि मुस्तकिल स्टॉक मार्केट भी नेगेटिवली जा रही थी और लोगों ने जो है वो डॉलर को जो है अपने पास खरीद कर स्टोर करना शुरू कर दिया था। और अब लोगों को ये नजर आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब ये डॉलर्स आ रहे हैं, IMF का इंशाल्लाह कल 1.2 बिलियन की जो ट्रेंच है वो भी मंजूर होगी, वो भी पाकिस्तान के पास आ जाएगी। तो ये पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं इसमें मुस्तहकम हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो लोग डॉलर्स को रख रहे थे अब वो किसी हद तक डॉलर्स को बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो मार्केट में डॉलर्स की अब अवेलेबिलिटी किसी हद तक नजर आ रही है। और एट द सेम टाइम जो है आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
और आपकी जो इकोनॉमी जो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार थी, मैं समझता हूँ कि उसमें इम्पेटस मिलेगा और यकीनन आपकी इकोनॉमी जो है दोबारा से अपने पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने में इसमें मदद मिलेगी। साथ ही आप ये देखिए कि जो डॉलर की वैल्यू नीचे होगी और रुपए रुपए जो अपनी कदर मजबूत जब करता है, तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन इस साल जो था, पिछला साल जो खत्म हुआ $55 बिलियन का था, जिसका मेजर पोर्शन जो है वो ऑयल का इम्पोर्ट है। तो अगर रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होती है और उसी तरीके से जो है आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है कमोडिटीज की जैसे कीमतें कम हो रही हैं, तो ये अगले आने वाले 2 से 3 महीने में इन्फ्लेशन को कम करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये इलेक्शन का साल है, तो क्या गवर्नमेंट की इस वक्त तरजीह क्या होगी और आने वाली गवर्नमेंट की क्या तरजीह होगी। तो अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि IMF के बोर्ड ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया और सबको सेंसिटाइज किया। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है और इसी को डेवलप और इसी को बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस चीज़ को आगे लेके जाए, तो इससे पाकिस्तान का फायदा होगा और यही सब नीड ऑफ द आवर है। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो IMF टीम तमाम सियासी जमातों से अलहदा मिली है, यानी वो ये जान चाहते हैं कि जो मईशत है उस पर सब लोग एक पेज पर हो, सबका इत्तेफाक हो, तो इत्तेफाक होता आपको नज़र आता है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो हुकूमत जाती है और आने वाली हुकूमत जब आती है तो वो शुरू के तो कुछ साल यही कहती रहती है कि पुराने वालों के इतने मसले थे, पुराने वाले जिम्मेदारियां हम पे डाल के चले गए हैं, उनकी गलतियों को सुधारने में हमें इतना टाइम लग गया, इतने साल लग गए हैं, यानी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो। तो दूसरी बात है, हुकूमत अपने जो अखराजात है इसको कंट्रोल करने पर अक्सर तवज्जो नहीं देती है। हालांकि जो अवाम है, जो अशिया खुरोनोश कह ले, अशिया ज़रूरिया, उनके ऊपर बाकायदा टैक्स लगते चले जाते हैं, अवाम मुश्किल में पड़ती चली जाती है, लेकिन ये जो हुकूमत के अखराजात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। जैसे कि आगे बताया जा रहा है, तज्जिए किए जा रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए कि शायद मखलूत हुकूमत बनती दिखाई देती, किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं जाएगी, तो जितनी मखलूत हुकूमत होगी ज़ाहिर बात है बड़ी काबीना होगी, उतने मुशीर होंगे और ज़ाहिर बात है अखराजात भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये रिकॉर्ड सबसे बड़ी गवर्नमेंट की इसमें मिनिस्टर्स और हमारी तादाद है। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि जब तक हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तब तक जो है हम आगे कोई भी चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि जब हम किसी एजेंसी से हम कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देंगे और टैक्स, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर पड़ता है। अलबत्ता जो टैक्स रेवेन्यू है वो खर्च अगर अपना कम कर दे गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट की साइज को कम होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी गवर्नमेंट की साइज नहीं होती जितनी सब कॉन्टिनेंट्स में या पाकिस्तान में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि गवर्नमेंट के साइज को कम होना चाहिए, हमारे खर्चे को कम होना चाहिए, क्योंकि अगर खर्चा कम होगा तो टैक्स के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी कम प्रेशर पड़ेगा। और जो आपने बात जैसे फरमाया आपने कि IMF को और IMF जो है ऑन बोर्ड ले रहा है, तो ये इस वक्त IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर उसने जो है जैसे IMF ने सब से बात की और जो हमारे डोनर्स भी हैं इस वक्त वो भी ये चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसका एक पेज पे टू द एक्सटेंट ऑफ जो भी कंडीशंस IMF ने रखी हैं उसको ऊपर सेम पेज पे होना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना तसलसल नहीं रहेगा और ये आके केओस हो जाएगा। इस वक्त जो अच्छी बात है, तमाम गवर्नमेंट के जिन भी पॉलिटिकल पार्टी से IMF ने मुलाकात की है, सब ने न सिर्फ इस एग्रीमेंट को या इन जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के बेनिफिट के लिए हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले जो टाइम है उसके लिए बहुत अच्छा है। चलिए ज़ीशान साहब, हमें भी आगे बढ़ना है, क्लोजिंग का वक्त, हेडलाइंस की तरफ भी जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर
बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।